दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारा पूर्व का वीडियो चल रहा था ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, उसी के आगे के पार्ट की हम चर्चा करेंगे, जो कि कक्षा 8 से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने 1861 का जो भारतीय सरकार अधिनियम है उसके बारे में बात कर ली, 1892 के अधिनियम के बारे में बात कर ली, 1909 के अधिनियम के बारे में बात कर ली और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, जो कि कक्षा 8 का ये टॉपिक है, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था। और इसके अंदर बात करने वाले हम आज 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये दोस्तों अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम से भारत का जो संविधान बना, उस संविधान के अंदर कई जो प्रावधान है वो इसी से लिए गए हैं। और प्रश्न जो है ज़्यादातर इसमें से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से इसको देखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 1935 के इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, क्या किया गया इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ अगर इसमें बात की जाए, तो जो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया। तो दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? प्रांतों में लागू द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन साथ में लागू कहाँ कर दिया गया? इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। तो इसके बाद क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में लागू कर दिया गया, प्रांतों से हटा दिया गया और उसको केंद्र में लागू कर दिया गया। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई? 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम के द्वारा जो बर्मा है, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। पृथक कर दिया गया। तो बर्मा को भारत से 1935 के अधिनियम के द्वारा ही पृथक किया गया था। इसके साथ साथ जो केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी थी, उस केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? उसमें गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित हो गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित हो गया। नियंत्रण स्थापित हो गया। ये महत्वपूर्ण काम इसके अंदर हुआ। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल थे वो दो भागों में परिवर्तित हुए। केंद्रीय विधान
मंडल के कितने सदन थे? 2 सदन थे। कौन कौन से 2 सदन थे? एक सदन तो था दोस्तों, उनमें से एक सदन तो था राज्यसभा, और दूसरा सदन था संघीय सभा का। अब देखिए राज्यसभा और संघीय सभा के अंदर क्या क्या प्रावधान थे। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसे उच्च सदन कहा गया। क्या कहा गया? इसे उच्च सदन कहा गया। और ये स्थायी संस्था थी। देखिए वर्तमान में भी राज्यसभा जो है वो स्थायी संस्था है, इसका विखंडन नहीं होता है। इसके साथ साथ राज्यसभा में कुल सदस्य इनकी संख्या थी 260, और इनमें से देसी रियासतों के कितने थे? देसी रियासत के थे 104, और ब्रिटिश प्रांत इसमें थे 156, यानी जो शेष बचे वो 156 ये ब्रिटिश प्रांत से थे। दोस्तों इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे, तथा उनकी जगह पर क्या होता था? उनकी जगह पर नए जो सदस्य थे वो नए सदस्य क्या कर लेते थे? चुन लिए जाते थे। नए सदस्य उनकी जगह चुन लिए जाते थे। तो ये जो है ये राज्यसभा के प्रावधान थे। अब बात करें हम संघीय सभा की, तो दोस्तों अगर संघीय सभा के प्रावधानों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसको निम्न सदन भी कहा गया। साथ में इसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इसको समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता था। समय से पूर्व इसको भंग किया जा सकता था, और इसकी जो सदस्य संख्या थी वो निर्धारित की गई 375 सदस्य संख्या इसकी निर्धारित की गई, जिसमें देसी रियासत जो थी, देसी रियासतों से 125 और शेष जो थे वो 250, जिनमें से 246 तो जो थे वो थे सांप्रदायिक व अन्य वर्गों से। ठीक है, अन्य वर्गों को ये स्थान दे दिए गए। और जो 4 स्थान थे वो अप्रांतीय थे। अब अप्रांतीय में कौन थे? अप्रांतीय में जो थे वो व्यापार से जुड़े हुए, उद्योग से जुड़े हुए, श्रम से जुड़े हुए, इनको दे दिए गए 4 स्थान। तो ये 2 प्रकार के सदन उस समय प्रचलित थे। एक केंद्रीय, अगर हम विधानमंडल के बारे में बात करें तो राज्यसभा था, और दूसरा संघीय सभा था। तो राज्यसभा के अंदर उच्च सदन इसको कहा गया, इसको स्थायी संस्था कहा गया। कुल सदस्य जो थे वो 260 थे, देसी रियासतों में 104 थे, और ब्रिटिश प्रांतों से 156 थे। वहीं पे 1/3 सदस्य जो है प्रति 3 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे, और उनकी जगह पे नए सदस्य चुन लिए जाते थे। वहीं पर संघीय सभा की अगर बात की जाए तो इसको निम्न सदन भी कहा गया। कार्यकाल इसका 5 वर्ष निर्धारित किया गया। समय से पूर्व इसको भंग किया जा सकता था, और सदस्य संख्या जो थी 375 इसकी रखी गई थी, जिनमें से जो देसी रियासतें थी उनको 125 स्थान दिए गए, और शेष 250 स्थानों में से 246 स्थान सांप्रदायिक व अन्य वर्गों, और 4 स्थान जो थे वो अप्रांतीय थे, यानी व्यापार, उद्योग और श्रम को दे दिए गए थे। अब बात करते हैं इस अधिनियम में विषयों के बारे में। इसमें जो विषय थे उनका क्या हुआ? दोस्तों यहाँ पर विषयों को 3 भागों में बांटा गया। विषयों को 3 भागों में बांटा गया, और ये 3 भाग कौन कौन से थे?
ये 3 भाग थे। एक तो था दोस्तों संघ सूची, दूसरा था प्रांतीय सूची, और तीसरा जो था वो था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 3 ये सब्जेक्ट रखे गए जिनको बांटा गया। अब संघ सूची के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए? संघ सूची के अंदर रखा गया दोस्तों सेना, विदेशी विभाग, इसके अलावा डाक, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार, बीमा आदि। ये जो थे ये संघ सूची के अंदर रखे गए। वहीं अगर प्रांतीय सूची की बात की जाए तो प्रांतीय सूची के अंदर शिक्षा, भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, इसके अलावा जंगल, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क। इसके अलावा और अगर हम देखें तो प्रांतीय जो लोक सेवाएं हैं वो आदि इसके अंदर रखे गए। वहीं पर जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंदर कौन से सब्जेक्ट रखे गए? इसके अंदर रखे गए दीवानी व फौजदारी जो मामले हैं वो, इसके अलावा विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, इसके अलावा जो ट्रस्ट है वो भी इसके अंदर रखे गए, और कारखाने, इसके अलावा श्रम कल्याण आदि सब्जेक्ट जो हैं वो इसके अंदर रखे गए। तो अलग अलग पार्ट के अंदर इन जो विषय हैं उनको बांट दिया गया। तो संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, इन 3 भागों के अंदर इन सब्जेक्ट को बांटा गया। उस समय संघ सूची के अंदर 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची के अंदर 54 सब्जेक्ट थे, और समवर्ती सूची के अंदर 36 सब्जेक्ट जो थे वो रखे गए थे। तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट जो थे ये रखे गए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये बात की हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि उस समय यानी ब्रिटिश कालीन हम भारतीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव आया। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि उस समय शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे मुख्य उद्देश्य अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए। अंग्रेजी शिक्षा लागू करना ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, क्योंकि शुरुआत की अगर बात की जाए तो कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करनी थी। कम वेतन और अधिक काम करने वाले लोग मिल जाएं तो फिर किसी भी कंपनी को और क्या चाहिए। तो कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य रहा। इसके साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना,
यानी अपने धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताना भी इसका उद्देश्य रहा। और इस प्रकार की शिक्षा दी गई कि जो प्रशासनिक कार्य थे उनकी मदद के लिए भारतीय जो सहयोग था उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो प्रशासनिक कार्यों की मदद के लिए भारतीय का सहयोग प्राप्त करना, ये भी एक उद्देश्य रहा इनका। तो दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों में देखिए भारतीय मदद क्यों आवश्यक पड़ी इनको। प्रशासनिक कार्यों में भारतीय मदद इसलिए आवश्यक पड़ी क्योंकि भारत के अंदर भारतीय भाषा के जानकार कौन, भारतीय। तो भारतीयों को रखना इसलिए आवश्यक पड़ गया क्योंकि जब भारतीय लोग भारत की भाषा को समझेंगे, भारत के लोग क्या चाहते हैं उसको समझेंगे, तो वह प्रशासनिक कार्यों के अंदर भी मदद करेंगे। और इसके लिए उन लोगों को, ऐसे लोग चुने जाते थे जो लोग अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करें और अंग्रेजी शिक्षा देने पर उनको क्या हो, वह ब्रिटिश सरकार की भाषाओं को समझे और ब्रिटिश सरकार के आधार पर कार्य करते हुए जो भारतीय लोग हैं उनको ब्रिटिश के लिए तैयार कर दें। ये इनका एक महत्वपूर्ण जो कार्य था वो ये रहा। लेकिन दोस्तों, इसका प्रभाव कुछ और भी हुआ। क्या प्रभाव हुआ देखिए, इसका प्रभाव पड़ा कुछ ऐसे वर्गों पर कि यहाँ पर अंग्रेजी पढ़कर लोग क्या करने लगे, पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति और राजनीति को समझने लगे। भाई, जब आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो अंग्रेजों के द्वारा जो चीज़ें दी गई है उनको समझने लगे, और उनको समझने लगे और साथ साथ क्या करने लगे, उनको ग्रहण भी करने लगे, ग्रहण करने लगे। एक तो प्रभाव ये पड़ा। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये पड़ा कि जो भारत के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्मों और रीति रिवाजों की आलोचना की जाती थी, वहाँ पर जो शिक्षित वर्ग के जो लोग थे वो ये समझने लग गए कि भारत के जो धर्म है उनकी किस प्रकार बुराई की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, भारतीय धर्मों व रीति रिवाजों का शिक्षित वर्ग में तर्कपूर्ण विरोध किया। शिक्षित वर्ग ने क्या किया, शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध किया जो भारतीय धर्मों व रीति रिवाजों के बारे में बात की जा रही थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय धर्मों की बात की गई, रीति रिवाजों की आलोचना की गई, तो शिक्षित धर्म के द्वारा उन आलोचनाओं का, भारतीय धर्मों व रीति रिवाजों की आलोचनाओं का, लिख देते हैं यहाँ पर, आलोचनाओं का शिक्षित वर्ग ने तर्कपूर्ण विरोध शुरू कर दिया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमारे घर में रह के और हमारी ही संस्कृति को, हमारे ही रीति रिवाजों को गलत ठहरा रहे हो। तो ऐसा क्यों, क्या गलतियां रही, उनको तर्कपूर्ण रूप से उनका विरोध करते हुए उनको बताया गया कि इसमें कहीं गलती नहीं है, इसमें ये चीज़ सही है। और जो गलत थी उसको बंद भी किया गया। जैसे आपको पता है कि पूर्व में हमने बात की थी, कई सती प्रथा की बात की कि उसको बंद किया गया। इसके अलावा विधवा विवाह को चालू किया गया, इसके अलावा बाल विवाह को बंद किया गया। तो कुछ जो चीज़ें सही की गई थी वो सही भी की गई थी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें गलत हुई, लेकिन जो चीज़ें सही हुई वो सही हुई और जो चीज़ें गलत थी उनका विरोध करना भी जायज़ था, जो शिक्षित वर्ग के द्वारा उचित समय पर किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसी समय एक डिस्पैच आया चार्ल्स वुड का डिस्पैच पत्र, चार्ल्स वुड का डिस्पैच पत्र। तो क्या था ये, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या था ये 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। दोस्तों, सबसे पहले तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारतीय शिक्षा का हम यूँ कहें कि आधार कौन, ये 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया, उच्च शिक्षा का माध्यम रखा गया अंग्रेजी।
उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। और देसी भाषाओं को क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया। देसी भाषाओं का प्रोत्साहन किया गया। तो दोस्तों 1854 का जो ये चार्ल्स वुड डिस्पेच था, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया और साथ में देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। दोस्तों भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट थे और इन सर जॉन सर्जेंट की ओर से एक योजना पेश की गई और उस योजना में क्या कहा गया कि सब देश में प्रारंभिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना होगा और साथ में 6 से 11 वर्ष तक की जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था भी देनी होगी। ये सर्जेंट महोदय जो थे उनकी ओर से योजना प्रस्तुत की गई। तो क्या कहा, देखिए इन्होंने कहा, महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम निशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये निशुल्क शिक्षा की बात उस समय भी दी गई थी। तो भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे उस समय, शिक्षा सलाहकार कौन थे? सर जॉन सर्जेंट। तो सर जॉन सर्जेंट की योजना क्या थी? उनकी योजना ये थी कि साहब पहले तो देश में प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना और साथ में क्या 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए क्या किया जाए? व्यापक निशुल्क अनिवार्य शिक्षा चालू की जाए, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ये जो योजना थी सर जॉन सर्जेंट की, तो सर जॉन सर्जेंट की इस योजना के अंदर महत्वपूर्ण बात ये की गई कि साहब इस देश के अंदर पहली बात तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किए जाएं और दूसरी ये कि 6 से 11 वर्ष के, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग हैं वो सक्षम नहीं हैं कि अपने बालकों को पढ़ा सके, उस समय शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में जो 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो भी की जाए। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण जो है रोल रहा सर जॉन सर्जेंट की इस रिपोर्ट का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की शिक्षा एवं सामाजिक बदलाव की। इसके साथ साथ हम यहीं पे बात करते हैं कि ब्रिटिश काल का जो शासन था उस ब्रिटिश कालीन शासन में भारतीय समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय समाचार पत्रों पर प्रभाव, भारतीय समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। देखिए दोस्तों, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए। सबसे पहले तो क्या किया, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया, पहला काम तो ये किया। इसके बाद एक एक्ट इन्होंने जारी किया दोस्तों, उसमें से एक एक्ट कौन सा था, 1878 का ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और इस प्रेस एक्ट में क्या व्यवस्था की गई
इस प्रेस एक्ट में ये व्यवस्था की गई सबसे पहले तो कि साहब जिला जो मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया, यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। बॉन्ड भरा जाता है आपस में कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा एक बॉन्ड भरा जाता है। तो ऐसा बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो क्या हो, सरकार विरोधी हो। देखिए पहला तो चीज़ क्या की गई, पहली चीज़ ये कर ली गई कि जिला मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिया गया कि साहब भारतीय भाषा के जितने भी समाचार पत्र हैं उनसे एक बॉन्ड पेपर आप साइन करवा लो और उस बॉन्ड पेपर को साइन करवा के उनसे ये उसमें बॉन्ड बनवाओ कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी होगी। पहली चीज़ तो यही कर दी गई। इसके साथ साथ वो क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये जो सरकार विरोधी जो बात की गई कि साहब सरकार विरोधी सामग्री नहीं छापेगा, ये एक्ट दोस्तों इतना खतरनाक था कि इसने क्या किया, इसने देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया। सीधी सी बात है, जब आप बॉन्ड साइन करके किसी को दे दोगे तो क्या होगा भाई, आपकी जो स्वाधीनता है उस स्वाधीनता पर कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको खतरा लगेगा। तो समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लग गया यहाँ पे। तो कितना खतरनाक ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था 1878 का। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे देखें, एक और यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ। कौन सा विवाद था वो? इलर्ट बिल संबंधी विवाद। क्या था देखिए, इसका नाम है दोस्तों इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद। इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद क्या है? तो क्या था दोस्तों ये इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद? सबसे पहले तो हम बात करें तो ये किसके समय हुआ? ये हुआ दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय ये विधेयक एक आया और इस विधेयक के अंदर क्या कहा गया? इस विधेयक के अंदर कहा गया कि भाई सभी न्यायाधीश को क्या होगा, चाहे वे भारतीय हों या फिर अंग्रेज, चाहे वह भारतीय हो या फिर अंग्रेज, उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। समान अधिकार उन्हें प्राप्त होने चाहिए, ये इस बिल के अंदर बात कही गई। और इसमें कहा गया कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन के विरुद्ध मुकदमा सुन सकते थे। दोस्तों इस जो ये बिल था, इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि साहब आप भी यूरोपियनों के विरुद्ध मुकदमे सुन सकते हो, जबकि पहले ये नहीं था। पहले ये था कि जो यूरोपियन न्यायाधीश हैं वो यूरोपियन न्यायाधीश ही यूरोपियन लोगों का वाद सुनेंगे और जो भारतीय न्यायाधीश है वो केवल भारतीय लोगों का वाद सुनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बिल था वो बिल आया, विधेयक आया, और इस विधेयक के अंदर कहा गया कि साहब भारतीय और अंग्रेज न्यायाधीश हैं तो उन न्यायाधीशों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
और उसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी जो है वो यूरोपियन विरुद्ध जो है मुकदमे सुन सकते हैं, ऐसी बात इसमें कही गई। लेकिन इसका जो है विरोध किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। तो ये बिल संबंधी जो विवाद था ये भी उस समय उत्पन्न हुआ था। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु जो हमने ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था के रूप में देखी कि उस समय 1935 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत क्या महत्वपूर्ण चीज़ें की गई, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव हुआ अंग्रेजी जो भारतीय शासन व्यवस्था थी उसके दौरान, और किस प्रकार भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर वर्नाकुलर एक्ट लाकर और उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, और भारतीय न्यायाधीशों को किस प्रकार जो यूरोपियन लोग थे उनके विरुद्ध मुकदमे नहीं सुनने के लिए प्रेशराइज किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके आधार पर देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।